साल 1957 में धीरूभाई अंबानी के यहाँ मुकेश अंबानी का जन्म होता है। इसके 2 साल बाद ही अनिल अंबानी पैदा होते हैं। उन दिनों धीरूभाई अंबानी जय हिंद सोसाइटी नाम की एक चौल में रहा करते थे और ये चौल चौथी मंजिल पर मौजूद थी, जिसके फ्लोर पर करीब 100 लोगों के लिए सिर्फ एक ही कॉमन टॉयलेट था। Giant estate, no attached toilets, nothing, common toilet for maybe 100 occupants on the same floor. धीरूभाई इन दिनों अपना छोटा सा व्यापार सेट करने की कोशिश कर ही रहे थे। परिवार इकोनॉमिकली उतना मजबूत नहीं था, इसलिए अनिल और मुकेश दोनों ही भाई एक दूसरे के कपड़े बदल बदल कर पहनते थे और जब भी किसी एक को कहीं बाहर जाना हो तो दूसरा अपने कपड़े दे देता था। We didn't have lots of clothes between the brothers, so we used to share each other's clothes every other alternate day. हालांकि अगले कुछ सालों में धीरूभाई अंबानी की किस्मत बदल जाती है। धीरूभाई का मसाले और पॉलिस्टर धागे का व्यापार बूम मारने लगता है। साल 1966 में धीरूभाई अंबानी ने मुंबई में रिलायंस कमर्शियल कॉर्पोरेशन की शुरुआत कर दी। धीरूभाई ने अपने बेटे अनिल और मुकेश दोनों को ही एमबीए की पढ़ाई के लिए विदेश भेज दिया। इसी बीच 16 फरवरी 1986 को धीरूभाई अंबानी को सेरेब्रल स्ट्रोक आ जाता है और उनका राइट हैंड पैरालाइज्ड हो जाता है। अब रिलायंस की जिम्मेदारी मुकेश और अनिल के हाथों में आ जाती है। इस वक्त मुकेश अंबानी की उम्र थी 29 साल और अनिल की उम्र थी 27 साल। धीरूभाई के बीमार होने के बाद मुकेश कंपनी का ऑपरेशनल हिस्सा संभालने लगते हैं और उनका काम रिलायंस के मेगा प्रोजेक्ट्स को बजट में और टाइम पर खड़ा करना था। If we can dream it, we can do it. This has been my father's favorite saying, that there are no constraints, no boundaries. All constraints and boundaries are really in the mind. वहीं अनिल अंबानी रिलायंस का पब्लिक फेस बन जाते हैं, जो सरकार के साथ लॉबिंग से लेकर रिलायंस की मार्केटिंग को संभालने लग जाते हैं। दोनों भाइयों की इसी इक्वेशन ने काफी समय तक काम किया, लेकिन साल 1991 में धीरूभाई ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने दोनों भाइयों के बीच की हायरार्की को साफ कर दिया। धीरूभाई ने मुकेश अंबानी को रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का वाइस चेयरमैन बना दिया। वहीं अनिल अंबानी को कंपनी के जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर बने रहने दिया जाता है। ये एक तरह से संकेत था कि धीरूभाई के बाद रिलायंस की कमान मुकेश अंबानी के हाथों में जाएगी। We had struck gas in the very first well that we drilled, and his only comment was, today is a great day for the country. We are going to be an economic superpower. इसके पीछे कई पारिवारिक कारण थे, जिनमें से एक था अनिल का टीना मुनीम से शादी करने का डिसीजन लेना। टीना मुनीम एक बॉलीवुड स्टार थी और उनका सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ एक वेल पब्लिसाइज्ड अफेयर भी रहा था। इस कारण अंबानी फैमिली नहीं चाहती थी कि अनिल टीना मुनीम से शादी करें। I think the family was just trying to tell him that, it's a lifelong commitment. And if a girl is coming from film background, they didn't know me, obviously. I don't blame them for it. But if she's coming from film background, and you know how films are perceived. आखिर में फैमिली प्रेशर के कारण अनिल अंबानी और टीना मुनीम ने ब्रेकअप कर लिया और लगभग 4 साल तक दोनों ने कोई बात नहीं की। इन 4 सालों में अनिल अंबानी ने हर अरेंज्ड मैरिज के प्रपोजल को ठुकरा दिया। 4 साल बाद एक बार फिर टीना और अनिल के बीच बातचीत होने लग जाती है। एमएस मैकडोनल्ड अपनी किताब में लिखते हैं कि धीरूभाई ने इन दोनों का रिश्ता तोड़वाने की पूरी कोशिश की। उन्होंने सरकार के भीतर अपने सोर्सेज का इस्तेमाल किया और ईडी ने टीना के घर पर रेड मार दी। जब अनिल को पता चला कि ईडी की टीम ने टीना के साथ मिसबिहेव किया है, तो अनिल अंबानी ने धमकी दी कि अगर धीरूभाई ने टीना को स्वीकार नहीं किया तो वे परिवार को छोड़ देंगे। अंत में अंबानी परिवार को अनिल के सामने झुकना पड़ता है। इस तरह 2 फरवरी 1991 के दिन टीना और अनिल की शादी हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ मुकेश ने उस लड़की से शादी की जो उनकी मां ने पसंद की थी। I believed in the arranged marriage. He said okay, and the way he worked this out was he was independently talking to Neeta, independently talking to me, and proving to both of us that it was in our individual interests. इधर 6 जुलाई 2002 के दिन धीरूभाई अंबानी ने आखिरी सांसें ले ली, लेकिन इसके साथ ही धीरूभाई ने एक बड़ी समस्या अपने पीछे छोड़ दी और वो समस्या थी वसीयत की। धीरूभाई ने कोई वसीयत नहीं छोड़ी थी, इसलिए धीरूभाई के 90,000 करोड़ रुपए के एम्पायर में से किसको क्या मिलेगा, इसका कोई सीधा साधा ब्लूप्रिंट नहीं था। 31 जुलाई 2002 को रिलायंस की बोर्ड मीटिंग होती है और इसमें सर्वसम्मति से मुकेश अंबानी को रिलायंस इंडस्ट्रीज का चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर चुन लिया जाता है। वहीं अनिल अंबानी वाइस चेयरमैन बने रहते हैं और उन्हें मैनेजिंग डायरेक्टर बने रहने दिया जाता है। इस वक्त तक सब ठीक लग रहा था, लेकिन असल में ऐसा था नहीं। अनिल और मुकेश के बीच तकरार काफी पहले से ही शुरू हो चुकी थी और इसका एक कारण थे संदीप टंडन नाम के एक फॉर्मर IRS ऑफिसर। ये संदीप टंडन ही थे जिन्होंने टीना मुनीम के घर पर ईडी की रेड
मारी थी। लेकिन साल 1994 में मुकेश के अप्रूवल के बाद संदीप टंडन ने रिलायंस कंपनी को एज ए कंसल्टेंट ज्वाइन कर लिया था। इस फैसले से दोनों भाइयों के बीच में एक दरार आ जाती है। अनिल की एक शिकायत थी कि मुकेश अपने लॉयलिस्ट लोगों को ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। नतीजा ये हुआ कि धीरू भाई के जिंदा रहते हुए ही 1999 तक दोनों भाइयों के बीच दरार साफ दिखने लग जाती है। पूरा रिलायंस ग्रुप दो खेमों में बंटने लगता है, एक प्रो मुकेश और दूसरा प्रो अनिल। धीरू भाई की मौत के कुछ महीने बाद यानी 28 दिसंबर 2002 को रिलायंस कंपनी ने टेलीकॉम की दुनिया में एंट्री मार ली और रिलायंस इंफोकॉम नाम से एक नई कंपनी खड़ी की जाती है। लेकिन इसमें अनिल को या उनके किसी भी करीबी को कोई इंपोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी जाती। इस कदम को ऐसे देखा गया कि मुकेश अंबानी अपने भाई अनिल अंबानी को धीरे धीरे किनारे कर रहे हैं। इधर मुकेश अंबानी अनिल की पॉलिटिकल एक्टिविटीज को पसंद नहीं कर रहे थे। अनिल की समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह यादव और अमर सिंह से बढ़ती नजदीकियां मुकेश अंबानी को पसंद नहीं आ रही थी। ये सच है कि धीरू भाई के कई नेताओं से गहरे रिश्ते थे। इंदिरा गांधी से लेकर कई बड़े नेताओं तक उनकी पहुंच थी, लेकिन धीरू भाई का तरीका अलग था। वे किसी एक पार्टी या नेता के साथ चिपकते नहीं थे, बल्कि सबसे अच्छे रिश्ते बनाकर रखते थे। लेकिन अनिल का किसी एक खेमे में जाना, इतना करीब जाना मुकेश को रिलायंस के लिए खतरनाक लग रहा था। News coming in that Anil Ambani has met Mulayam Singh. In fact, the meeting in between Mulayam Singh and Anil Ambani took place for about 45 minutes. अनिल अंबानी समाजवादी पार्टी के इतने नजदीक आ जाते हैं कि जून 2004 में उन्होंने यूपी से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर राज्यसभा का नॉमिनेशन भर दिया और अमर सिंह और मुलायम सिंह की बैकिंग के साथ ही ये चुनाव जीत भी जाते हैं। ये बात मुकेश अंबानी के लिए किसी झटके से कम नहीं थी। आज उद्योगपति अनिल अंबानी भी दिल्ली में मुलायम सिंह यादव के सरकारी आवास पर मिलने पहुंचे। अंबानी शाम करीब 4 बजे मुलायम के घर पहुंचे और करीब 5:30 बजे वहां से निकले। वैसे मुलायम और अनिल अंबानी की पुरानी नजदीकी मानी जाती है, क्योंकि इस समय सेंटर में कांग्रेस की नई सरकार बनी थी और समाजवादी पार्टी उसकी प्रमुख विरोधियों में से एक थी। ऐसे में अनिल का समाजवादी पार्टी से इतनी गहरी नजदीकी रिलायंस के बिजनेस इंटरेस्ट के लिए खतरा बन सकती थी, क्योंकि जिस सरकार से कंपनी को काम लेना था उसी की विरोधी पार्टी के साथ अनिल खुलकर खड़े नजर आ रहे थे। जब राष्ट्रपति चुनाव का उम्मीदवार तय करने के लिए गहमागहमी चल रही है, सवाल ये है कि अनिल अंबानी की मुलायम से मुलाकात का मायने क्या है। इसी बीच अनिल ने एक और कदम उठाया जिसने मुकेश अंबानी को नाराज कर दिया। अनिल ने उत्तर प्रदेश के दादरी में एक गैस बेस्ड पावर प्लांट लगाने का ऐलान किया और दावा किया कि इसके लिए गैस रिलायंस की कृष्णा गोदावरी बेसिन की डिस्कवरी से आएगी। मुकेश इसे बिजनेस डिसीजन नहीं मानते थे, बल्कि अनिल की राजनीतिक दोस्तियां निभाने की कोशिश मानते थे। मुकेश की नजर में ये प्रोजेक्ट रिलायंस पर जबरदस्ती थोपा गया था। इसके पीछे कोई बिजनेस लॉजिक नहीं था, बस अमर सिंह और मुलायम सिंह को खुश रखना था। ये जमीन कब्रिस्तान की है, इसकी आधारशिला जो शिलान्यास किया है वो कब्रिस्तान में किया, कब्रिस्तान है सारा। दादरी पावर प्लांट दोनों भाइयों के बीच बढ़ते टकराव की एक और वजह बन जाता है। संसद में आज इस मामले पर सरकार के बयान के बाद फिर अनिल अंबानी ने तीखे हमले किए और आज उनके निशाने पर रहे बड़े भाई मुकेश अंबानी की कंपनियां। इनके अलावा और भी कई बिजनेस मामले थे जिनसे दोनों भाइयों के बीच दरार बढ़ जाती है। जुलाई 2004 में रिलायंस की एक बोर्ड मीटिंग होती है। इस मीटिंग में एक सप्लीमेंट्री एजेंडा के थ्रू मुकेश अंबानी को रिलायंस कंपनी के सारे फाइनेंशियल और इन्वेस्टमेंट डिसीजंस की सिंगल पॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंप दी जाती है। यानी अनिल के हाथ से असली ताकत अब छीन ली जाती है। There is no ego. There is only pain, hurt and emotion. 25 अक्टूबर 2004 को अनिल अंबानी ने मुकेश अंबानी को एक 4 पेज का लेटर लिखा जिसमें उन्होंने अपने पावर्स की बहाली की मांग की, लेकिन मुकेश की तरफ से करीब 90 दिन तक कोई जवाब नहीं दिया जाता। इस बीच मुकेश अंबानी 18 नवंबर 2004 के दिन CNBC TV 18 के एक बिजनेस सेमिनार में पार्टिसिपेट करने के लिए पहुंचते हैं। इस सेमिनार में मुकेश अंबानी ने पब्लिकली एक्सेप्ट किया कि उनके और अनिल के बीच ओनरशिप इश्यूज चल रहे हैं। In the year 2004, the bitter war became public when the elder brother and the then chairman of Reliance Group, Mukesh Ambani, admitted in an interview that there were ownership issues within Reliance. 23 नवंबर को मुकेश अंबानी ने 80,000 से ज्यादा रिलायंस के एम्प्लॉइज को ईमेल भेजकर कहा कि आई एम द फाइनल अथॉरिटी ऑन ऑल मैटर्स कंसर्निंग रिलायंस। अंबानी परिवार के इस डिस्प्यूट ने मार्केट में भूचाल ला दिया। 10 दिनों के भीतर रिलायंस ग्रुप की 7 लिस्टेड कंपनीज की मार्केट कैपिटलाइजेशन में 7,717 करोड़ रुपए की गिरावट आती है। 4 दिसंबर को मुकेश अंबानी ने कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी से 10 जनपद पर जाकर मुलाकात की और डिफेंस मिनिस्टर प्रणब मुखर्जी और FM P चिदम्बरम से भी मिले। ये मीटिंग इसलिए इम्पोर्टेंट थी क्योंकि अनिल की
अलाइनमेंट समाजवादी पार्टी के लीडर मुलायम सिंह यादव के साथ बनती थी और मुकेश अंबानी अब कांग्रेस के नेताओं से मिल रहे थे। मां कोकिलाबेन भी दोनों भाइयों से अलग अलग मिल रही थी क्योंकि दोनों के बीच डायरेक्ट कम्युनिकेशन बंद हो चुका था। मुकेश ने अनिल को ऑफर दिया कि अनिल 12,000 करोड़ रुपए लेकर रिलायंस इंडस्ट्रीज से बाहर हो जाए, लेकिन अनिल ने ये ऑफर रिजेक्ट कर दिया। अगले 7 महीने तक अंबानी परिवार में ऐसे ही ओनरशिप को लेकर विवाद चलता रहता है, जिसमें सरकार को भी इंटरफेयर करना पड़ता है। वो डील जो हो ही नहीं पाई, वो डील जिसकी नाकामी के लिए अनिल ने बड़े भाई पर उंगली उठाई। यहाँ तक कि अनिल ने बड़े भाई पर 10,000 करोड़ का मानहानि का मुकदमा तक दायर किया। अंत में 18 जून 2005 की रात भर एक मैराथन मीटिंग चलती है। आईसीआईसीआई के चेयरमैन केवी कामत अंबानी फैमिली के मीडिएटर बनते हैं। अगली सुबह करीब 9:40 पर मां कोकिलाबेन ने सालाना 97,000 करोड़ रुपए के रेवेन्यू वाले रिलायंस साम्राज्य के बंटवारे की ऑफिशियल घोषणा कर दी। इस बंटवारे में मुकेश की झोली में रिलायंस का असली खजाना आया, यानी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इसका मार्केट कैप करीब 83,729 करोड़ रुपए था और नेट प्रॉफिट था 7,572 करोड़ रुपए। इसमें दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी रिफाइनरी भी शामिल थी। इसके अलावा मुकेश को आईपीसीएल भी मिलती है, जो इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी पेट्रोकेमिकल कंपनी थी, जिसका नेट प्रॉफिट 786 करोड़ रुपए था। वहीं अनिल के हिस्से में आई 520 करोड़ के नेट प्रॉफिट वाली रिलायंस एनर्जी, जिसकी मौजूदा कैपेसिटी 941 मेगावाट थी और दादरी में 3,740 मेगावाट वाला प्लांट था। इसके साथ ही अनिल अंबानी को रिलायंस इन्फोकॉम मिलती है, जिसके 1.25 करोड़ से ज्यादा मोबाइल सब्सक्राइबर्स थे। और तीसरी कंपनी थी रिलायंस कैपिटल, जिसका नेट प्रॉफिट 105.81 करोड़ रुपए था। Kokilaben again brokered a peace agreement between the brothers and a new non-competent agreement was drafted. The two brothers have grown apart since then. बंटवारे के बाद दोनों भाइयों के बीच लगभग सारे बिजनेस रिश्ते खत्म हो चुके थे, सिवाय एक के, और वो प्रोजेक्ट था अनिल का दादरी में प्लांट 11,000 करोड़ रुपए का गैस बेस्ड पावर प्लांट। India's new champion of the poor arrived from the heavens. But he's no Mother Teresa. He's a businessman. It's Anil Ambani who's setting up a $2 billion power plant here. दादरी प्लांट दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल लोकेशन पावर प्लांट बनने वाला था। बंटवारे के एग्रीमेंट में मुकेश ने अनिल के दादरी प्रोजेक्ट के लिए नेचुरल गैस सप्लाई देने की कमिटमेंट दी थी, इसलिए यही वो इकलौता कारोबारी रिश्ता था जो अभी भी दोनों भाइयों के बीच बचा हुआ था। लेकिन आगे चलकर यही एमओयू इन दोनों भाइयों के बीच बड़ी दरार डालने वाला था। बंटवारे के बाद अनिल अंबानी को टेलीकॉम बिजनेस में बड़ी सक्सेस मिलती है। जैसे जैसे देश में मोबाइल फोन बढ़ रहे थे, वैसे वैसे अनिल की रिलायंस इन्फोकॉम का साम्राज्य बढ़ रहा था। Reliance India mobile users conveniently access India's first wireless internet portal, Our World. अनिल ने खुद को सिर्फ मोबाइल तक सीमित नहीं रखा, वे इंटरनेट की तरफ तेजी से बढ़ने लगते हैं। जुलाई 2007 में अनिल अंबानी ने एक अमेरिकन कंपनी खरीद ली जो इथरनेट सिस्टम्स में एक्सपर्ट थी। अनिल की रिलायंस कैपिटल कंपनी भी क्लेवर मार्केटिंग के दम पर इंडिया की सबसे बड़ी फंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस में से एक बन चुकी थी। रिलायंस कैपिटल के जरिए अनिल ने अरुणपुरी के इंडिया टुडे ग्रुप की मीडिया हाउस टीवी टुडे में 32% हिस्सेदारी खरीद ली। साथ ही टीवी 18, एनडीटीवी, जी इंटरप्राइजेज और यूटीवी में भी इन्वेस्टमेंट लगाया। यानी देश के लगभग हर बड़े मीडिया हाउस में अनिल अंबानी की किसी न किसी रूप में मौजूदगी हो गई थी। 2007 तक आते आते अनिल की दौलत में जबरदस्त उछाल आता है। अनिल की नेट वर्थ 3 गुना बढ़कर $45 बिलियन तक पहुंच जाती है। वहीं मुकेश अंबानी की नेट वर्थ $49 बिलियन थी। यानी अनिल अपने बड़े भाई के एकदम पास पहुंच चुके थे। लेकिन इसी बीच एक बड़ा स्कैंडल बाहर आता है। दिल्ली के कई मीडिया ग्रुप्स को अमर सिंह की कुछ कॉल रिकॉर्डिंग्स भेजी जाती हैं। इन्हीं में से एक कॉल रिकॉर्डिंग थी अमर सिंह और अनिल अंबानी के बीच की। तो आज मिलने वाला है, अभी दूं या रोक दूं उसको? इन टेप्स में अनिल अंबानी अमर सिंह से ट्रेडर को 500, 800, 1000 करोड़ रुपए के ऑर्डर्स दिलवाने की बात कर रहे थे। 500, 800, 1000 करोड़ का ऑर्डर मिलेगा आज उनको HFCL को। तो मैंने कहा कि विदाउट दी ब्लेसिंग्स एंड अप्रूवल ऑफ मिस्टर अमर सिंह यू विल गेट नथिंग। इस ऑडियो में अमर सिंह बड़े गर्व से कहते हैं कि लोग उन्हें रिलायंस इन्फोकॉम का बॉस यानी ऑनर समझते हैं। मतलब वो जानते हैं कि डिफेक्ट मालिक मैं ही हूँ रिलायंस इन्फोकॉम का, तो मैं भूल ही सकता हूँ। रिलायंस एनर्जी इन्फोकॉम पर सभी का मालिक है। अगर मालिक हो अनिल अंबानी तो दूसरा लोग कौन है? एक जगह अनिल ने जवाब दिया कि इसमें 20-25 करोड़ रुपए का फायदा तो डेफिनेटली होगा ही। 700-800 करोड़ होता है। 700 करोड़ कमाएंगे कितना? इसको कमा लेंगे इसमें 70-80 करोड़। 21 में 25-50 करोड़ रुपए कमा लेंगे। ये कॉन्वर्जेशन सीधे सीधे बता रहा था कि पॉलिटिकल पावर्स का इस्तेमाल बिजनेस डील्स के लिए कैसे किया जा रहा था।
अनिल अंबानी की छवि पर इन टेप्स का गहरा असर पड़ता है। अनिल ने 2006 के बीच में ही अपनी राज्यसभा सीट छोड़ दी, लेकिन अब तक काफी पॉलिटिकल डैमेज हो चुका था। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि हम अपनी उस निजी बात में भी, अगर मेरे सपने में भी अगर रिश्वत देने की बात कही हो, कोई अनैतिक बात कही हो, तो जो सजा छोड़ की है वो मेरी हो। 2007 में जब मायावती यूपी की सत्ता में आई तो उन्होंने सबसे पहले उस स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल को भंग किया जिसमें अनिल अंबानी मेंबर थे और अमर सिंह चेयरमैन थे। इसके साथ ही अनिल के दादरी पावर प्रोजेक्ट की क्लियरेंस भी अब रिव्यू में डाल दी गई। दूसरी तरफ अनिल अंबानी के भाई मुकेश अंबानी कृष्णा गोदावरी गैस के वादे को डिलीवर नहीं कर रहे थे। अनिल अंबानी और मुकेश के बीच गैस सप्लाई का एग्रीमेंट हुआ था, वो लागू नहीं हो रहा था। वादे के मुताबिक मुकेश अंबानी को कृष्णा गोदावरी गैस फील्ड से अनिल अंबानी के दादरी और पाताल गंगा पावर प्लांट्स को गैस सप्लाई करनी थी, लेकिन जल्द ही दोनों पक्ष इस एग्रीमेंट की इंटरप्रिटेशन पर लड़ने लग जाते हैं। अनिल के ग्रुप ने आरोप लगाया कि मुकेश की रिलायंस इंडस्ट्रीज एग्रीड प्राइसेस पर गैस सप्लाई नहीं करना चाहती। जब मुकेश की कंपनी ने मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के पास $2.34 प्रति यूनिट की प्राइस अप्रूव करवाने के लिए अर्जी लगाई तो मिनिस्ट्री ने साफ मना कर दिया। मिनिस्ट्री ने कहा कि नेचुरल रिसोर्सेज की कीमत सरकार तय करेगी, कंपनी नहीं। उस वक्त मुरली देवड़ा पेट्रोलियम मिनिस्टर थे, वही देवड़ा जो धीरू भाई अंबानी के पुराने करीबी थे। Facts are deliberately being twisted to suggest that the corporate agreement between Reliance Industries and Reliance Natural Resources amounts to a private division of sovereign national assets. This bogey of sovereign ownership is being raised with the sole purpose of attempting to bail out Reliance Industries. इस पर अनिल अंबानी ने आरोप लगाया कि ये सब मुकेश अंबानी को फायदा पहुंचाने की साजिश है। सरकार जानबूझकर प्राइस अप्रूव नहीं कर रही ताकि मुकेश को फायदा हो। इस तरह अनिल की गैस पाइपलाइन बिछाने की क्लियरेंस भी अब रुक जाती है। जून 2008 में अनिल ने एक ऐसा कॉर्पोरेट मूव किया जो उन्हें वेल्थ में मुकेश अंबानी से काफी आगे करने वाला था और शायद दुनिया का सबसे अमीर आदमी भी बना देता। अनिल अंबानी ने साउथ अफ्रीका की सबसे बड़ी सेल फोन कंपनी MTN के साथ एक मर्जर डील तय कर ली थी। ये उस समय की सबसे बड़ी डील होने वाली थी, लेकिन मुकेश अंबानी ने टांग अड़ा दी। उन दिनों मुकेश अंबानी साउथ अफ्रीका में थे और बोत्सवाना में अपनी फैमिली के साथ हॉलीडे मना रहे थे। इन छुट्टियों के बीच से ही मुकेश अंबानी ने MTN और अनिल अंबानी दोनों को लेटर्स भेजकर दावा किया कि जून 2005 के सेटलमेंट एग्रीमेंट के तहत अगर कोई भाई अपनी एसेट्स बेचता है तो दूसरे भाई को सबसे पहले खरीदने का अधिकार है, यानी राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल, जिसका मतलब है कि किसी भी बाहरी पार्टी से डील करने से पहले दूसरे भाई को वो डील उसी शर्तों पर लेने या उसे छोड़ने का मौका देना होगा। इस लेटर में मुकेश ने साफ चेतावनी दी कि अगर ये मर्जर आगे बढ़ा तो वो कोर्ट में चैलेंज करेंगे। अनिल की इस धमकी से MTN कंपनी पीछे हट जाती है और ये डील यहीं पर समाप्त हो जाती है। दूसरी तरफ अनिल अंबानी के गैस एग्रीमेंट की लड़ाई अब कोर्ट तक पहुंच चुकी थी। इसे लेकर 7 मई 2010 को सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है और इसमें भी मुकेश की ही जीत होती है। मुकेश से गैस वॉर में हारने के बाद अनिल अंबानी के लिए अब दादरी में पावर प्रोजेक्ट बनाना मुश्किल था। अनिल के दोस्त अमर सिंह भी अब पॉलिटिकली इरेलेवेंट हो चले थे और यूपी स्टेट से समाजवादी पार्टी की सरकार भी जा चुकी थी। अब बसपा की मायावती राज्य में मुख्यमंत्री थी। ये वो समय था जब दोनों भाइयों के बीच के नॉन कम्पीट क्लॉज के 5 साल पूरे हो चुके थे, जिसके तहत ये तय हुआ था कि शुरू के 5 साल तक दोनों भाई एक दूसरे के फील्ड में एंट्री नहीं करेंगे। लेकिन इस क्लॉज के खत्म होने के साथ ही अब दोनों भाई एक दूसरे के बिजनेस फील्ड में एंट्री कर सकते थे। दूसरी तरफ दादरी पावर प्रोजेक्ट के लिए किसानों से ली गई जमीन भी अब विवाद में चल रही थी। 2004 में मुलायम सिंह यादव सरकार ने एक इमरजेंसी प्रोविजन का सहारा लेकर इस जमीन को किसानों से एक्वायर किया था, लेकिन दिसंबर 2009 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले पर बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने साफ कहा कि जमीन अधिग्रहण के लिए इमरजेंसी प्रोविजन का इस्तेमाल गलत था। कोर्ट ने कहा कि अगर जमीन लेनी ही है तो हर उस किसान से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होगा जिसकी जमीन ली जा रही है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने किसानों को एक रास्ता भी दिया। जो किसान अपनी जमीन वापस चाहते हैं वे अनिल की कंपनी से मिला मुआवजा लौटाकर अपनी जमीन वापस ले सकते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट के ताजा आदेश ने अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस पावर के दादरी पावर प्रोजेक्ट को बड़ा झटका दिया है। अदालत ने जमीन अधिग्रहण के पुराने फैसलों को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि जिन किसानों की जमीन अधिग्रहित की गई थी, रिलायंस को वो जमीनें लौटाकर नए सिरे से किसानों की सहमति लेनी
करनी होगी। इस फैसले के खिलाफ अनिल अंबानी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हुए थे, लेकिन चूंकि अब तक अनिल अंबानी अपने भाई से गैस वॉर हार चुके थे और इस प्रोजेक्ट के लिए गैस सप्लाई का इंतजाम करना अब नामुमकिन हो चुका था, इसलिए अनिल अंबानी अब किसानों की जमीन मामले में खुद ही पीछे हट जाते हैं। अगस्त 2014 में रिलायंस पावर ने खुद ही सुप्रीम कोर्ट को बता दिया कि अब उनकी इस प्रोजेक्ट में कोई दिलचस्पी नहीं रही और वो किसानों की जमीन लौटा देंगे। इस तरह दादरी का ये बड़ा सपना यहीं पर खत्म हो जाता है और अनिल अंबानी का पावर जनरेशन का बिजनेस बर्बादी की तरफ बढ़ जाता है। हालांकि अभी भी अनिल के पास टेलीकॉम बिजनेस था, लेकिन इसमें भी उन्हें अपने भाई की तरफ से एक बड़ा कंपटीशन मिलने वाला था। 23 मई 2010 को जैसे ही दोनों भाइयों के बीच नॉन कम्पीट क्लॉज खत्म होता है, इसके कुछ दिन के बाद ही मुकेश अंबानी ने 4800 करोड़ रुपए में इन्फोटेल ब्रॉडबैंड सर्विस लिमिटेड यानी कि IBSL का 95% हिस्सा खरीद लिया। ये वो इकलौती कंपनी थी जिसने पैन इंडिया 4G स्पेक्ट्रम जीता था। Once the bid prices started becoming high, we realized that we needed to talk to a strategic partner. So we were talking to Reliance since the start of somewhere in between the auction, and so it's not something which has happened in one day. जनवरी 2013 में मुकेश अंबानी ने IBSL का नाम बदलकर रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड कर लिया। यही कंपनी आगे चलकर अनिल अंबानी के टेलीकॉम बिजनेस को खत्म करने वाली थी। हालांकि अनिल की मुसीबतों की जड़ सिर्फ मुकेश अंबानी नहीं थे। 2010 आते आते इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही थी। 2G से 3G पर शिफ्ट हो रहा था। इंटरनेट सर्विस का दौर भी शुरू हो चुका था और इसके लिए टेलीकॉम इक्विपमेंट और स्पेक्ट्रम खरीदने में भारी भरकम इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी। Our core network has been 3G ready. Our content and applications are getting 3G ready, and the IT is geared up for 3G. जब 2002 में रिलायंस ग्रुप का बंटवारा नहीं हुआ था, तब मुकेश अंबानी ने टेलीकॉम बिजनेस खड़ा किया तो उस वक्त मार्केट में दो तरह की टेक्नोलॉजी थी, GSM और CDMA। उस वक्त एयरटेल हच जैसी कंपनी ने GSM का रास्ता चुना, तो वहीं मुकेश ने रिलायंस के लिए CDMA पर दाव लगाया। Now the emerging business of information and communications. ये फैसला आगे चलकर अनिल अंबानी को भारी पड़ने वाला था, क्योंकि CDMA टेक्नोलॉजी की एक बड़ी सीमा ये थी कि ये सिर्फ 2G और 3G तक ही काम कर सकती थी। इसे 4G पर ले जाना संभव नहीं था। जब बंटवारे में ये बिजनेस अनिल के हिस्से आया तो उन्हें मुकेश की इस गलती का बोझ भी विरासत में मिला। अनिल ने समझदारी दिखाते हुए 1 साल के भीतर ही CDMA से GSM पर शिफ्ट कर लिया, लेकिन इस ट्रांजिशन में जो वक्त लगा और जो पैसा लगा उसकी कीमत अनिल को चुकानी थी। और टेलीकॉम जैसे तेजी से बदलने वाली इंडस्ट्री में हर 1 साल की देरी बहुत मायने रखती है। अनिल अंबानी ने 3G की दौड़ में कूदने का फैसला तो कर लिया, लेकिन इसकी उन्हें भारी कीमत चुकानी थी। एक के बाद एक इन्वेस्टमेंट करने के कारण रिलायंस कम्युनिकेशन पर 30,000 करोड़ रुपए का कर्ज चढ़ जाता है। 2012 तक रिलायंस कम्युनिकेशन, जो कभी इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी हुआ करती थी, वो अब सब्सक्राइबर्स के मामले में वोडाफोन से भी पीछे खिसककर तीसरे नंबर पर आ जाती है। 2016 तक ये गिरावट और तेज होती है और रिलायंस कंपनी चौथे नंबर पर पहुंच जाती है। और फिर वो तूफान आता है जिसने सिर्फ अनिल अंबानी को ही नहीं बल्कि पूरी टेलीकॉम इंडस्ट्री में ही तूफान ला दिया, और वो तूफान था मुकेश अंबानी की कंपनी जियो की एंट्री। Dear shareowners, the world's demand for digital oxygen, that is data, is growing explosive. Jio's mission is to meet this exploding need for India and to take our nation from a data shortage to data abundance. सितंबर 2016 में मुकेश की रिलायंस जियो ने धमाकेदार एंट्री की। जियो ने मुफ्त 4G सर्विसेज देकर वो खेल खेला जो पहले कभी नहीं हुआ था। करोड़ों कस्टमर्स रातों रात दूसरी कंपनी छोड़कर जियो पर शिफ्ट हो जाते हैं। अनिल की रिलायंस ने फाइनेंशियल ईयर 2016 और 17 में कंपनी के इतिहास का पहला फुल ईयर लॉस दर्ज किया, यानी कंपनी को 1285 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। अब अनिल के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। आखिरकार रिलायंस कम्युनिकेशन ने अपने 3G और 2G के बिजनेस को बंद करने की घोषणा कर दी। 2017 तक रिलायंस कम्युनिकेशन पर कर्ज का बोझ बढ़कर 43,000 करोड़ रुपए तक पहुंच जाता है। डूबते को तिनके का सहारा वाली कहावत की तरह ही अनिल ने अपना टावर और फाइबर बिजनेस अमेरिकी कंपनियों टिलमैन और TPG को 30,000 करोड़ रुपए में बेचने की डील की। अगर ये डील हो जाती तो अनिल के कर्ज का एक बहुत बड़ा हिस्सा उतर सकता था और कंपनी को कुछ सांस मिलती, लेकिन ये डील भी आखिरकार फेल हो जाती है। एप्स्टीन और अनिल अंबानी के बीच के जो ईमेल बाहर हुए हैं वे इसी दौर के हैं जब अनिल अंबानी
अंबानी एप्स्टीन की एक्सेस से अपने लिए नए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज की तलाश कर रहे थे। Months after Trump became president in 2017, Anil Ambani wanted Epstein's help to reach Trump's team. इधर आरकॉम के कर्जदार अनिल अंबानी के पीछे पड़ जाते हैं और बात अदालत तक पहुंच जाती है। सबसे पहले स्वीडिश टेलीकॉम कंपनी एरिक्सन ने अनिल पर पेमेंट डिफॉल्ट का आरोप लगाया। सुप्रीम कोर्ट ने अनिल अंबानी को 30 सितंबर 2018 तक एरिक्सन को 550 करोड़ रुपए चुकाने का आदेश दिया, लेकिन अनिल ये मामूली पैसे भी नहीं चुका सके। इस बार कोर्ट ने सख्ती से आदेश दिया कि मार्च 2019 तक पैसे चुकाओ, वरना कोर्ट के आदेश की अवमानना के लिए जेल भेज दिया जाएगा। कोर्ट ने कहा है कि अनिल अंबानी और अन्य 2 निदेशकों को एरिक्सन इंडिया को 4 हफ्तों के अंदर 453 करोड़ रुपए का भुगतान करना होगा। जब अनिल पर जेल का खतरा मंडराने लगा तो उनकी मां कोकिलाबेन ने बीच में आकर मुकेश से बात की। अनिल के पास अब कोई चारा नहीं बचा था, उन्हें अपने ही बड़े भाई के सामने हाथ फैलाने पड़े। सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन खत्म होने से ठीक एक दिन पहले आरकॉम ने एक स्टेटमेंट जारी किया कि उन्होंने एरिक्सन का पूरा बकाया यानी 550 करोड़ रुपए चुका दिए हैं। अनिल ने पब्लिकली अपने बड़े भाई का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि वो मुकेश और भाभी नीता के आभारी हैं। लेकिन इस भाईचारे की कहानी में भी एक ट्विस्ट था। बाद में बिजनेस टुडे की एक रिपोर्ट में सामने आया कि मुकेश ने अनिल को ये पैसे कोई दान में नहीं दिए थे, बल्कि आरकॉम ने अपनी कॉर्पोरेट असेट्स को मुकेश अंबानी की एक ग्रुप कंपनी को लीज पर दिया था, जिसके बदले उन्हें ये 460 करोड़ रुपए मिले थे। अनिल अंबानी ने अपने भाई मुकेश अंबानी और भाभी नीता अंबानी का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने कहा कि मुश्किल वक्त में मेरे भाई मुकेश अंबानी और नीता अंबानी मेरे साथ खड़े हैं। 25 सितंबर 2019 के दिन नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने रिलायंस कम्युनिकेशन को इंसॉल्वेंट यानी दिवालिया घोषित कर दिया और कर्ज चुकाने के लिए कंपनी के एसेट्स को बेचना शुरू कर दिया। 3 चाइनीज बैंक्स ने भी अनिल अंबानी के खिलाफ यूके के कोर्ट में केस कर दिया। इस केस में अनिल ने यूके के कोर्ट को कहा कि आज के समय उनकी नेट वर्थ 0 है और उनके पास ऐसी कोई असेट नहीं बची जिसे बेचकर वो अपना कर्ज चुका सके। Anil Ambani said to the Chinese courts that his investment value and the net worth is 0 right now. अनिल अंबानी की सबसे बड़ी कमी ये रही कि उनके पास कोई ऐसा बिजनेस नहीं था जो उन्हें कंसिस्टेंट कैश फ्लो दे सके, ताकि वे बाकी वेंचर्स में अपना पैसा लगाते रहें। जब बाजार में आसानी से पैसा मिल रहा था तो उन्होंने जरूरत से ज्यादा डेट ले लिया यानी कर्ज ले लिया और जैसे ही बिजनेस में सुस्ती आई वो उस कर्ज को चुकाने में नाकाम रहे। फिलहाल अनिल अंबानी पर 40,000 करोड़ रुपए की बैंक फ्रॉड का केस चल रहा है। इससे पहले ईडी अनिल अंबानी और उनकी कंपनीज के 12,000 करोड़ रुपए की संपत्तियों को जब्त कर चुकी है। हाल ही में अनिल अंबानी ने कोर्ट में एफिडेविट दिया है कि वे बिना कोर्ट की अनुमति के कोई भी फॉरेन ट्रिप नहीं करेंगे। वहीं दूसरी तरफ अनिल के भाई मुकेश की कुल नेटवर्थ करीब 9 लाख करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच चुकी है। दोनों भाई जो कभी एक दूसरे के कपड़े बदल बदल कर पहना करते थे और मुंबई की एक चौल में रहा करते थे, उनके रास्ते साथ साथ चलने के बजाय एक दूसरे की दिशा के ठीक उल्टे निकल पड़े हैं। एक भाई को शोहरत मिली, सम्मान मिला और दूसरे भाई के हिस्से बर्बादी, कर्ज और अपमान आया। इस वीडियो पर आपका क्या कहना है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।